एक महिला ने 2021 में खुद को मुगलों का वंशज बताते हुए कि मैं मुगल ख़ानदान से हूँ, उसको अपना वंशज बताते हुए उनका वंशज खुद को बताते हुए लाल किले पर दावा पेश किया था कि लाल किले की मालकिन मैं हूँ। भारत सरकार ने लाल किले पर गलत तरीके से कब्जा कर रखा है। बिल्कुल यही एकदम उसके वर्ड थे कि भारत सरकार ने लाल किले पर कब्जा कर रखा है, उसने हमारी ज़मीन को कब्जा रखा है, इसकी असल मालकिन मैं हूँ, क्योंकि मैं जो मुग़ल बादशाह थे, अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय भी कह सकते हैं, उनके परपोते की बहू हूँ। इतना लंबा रिश्ता उन्होंने अपना कनेक्शन निकाला कि मैं मुग़ल ख़ानदान से हूँ, उनके परपोते की बहू हूँ, इस वजह से इसकी असल मालकिन मैं हूँ। तो ये केस किया गया था 2021 में, 2021 में। तो 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ था। तो सिंगल जज की बेंच ने ये कह के मना कर दिया था कि 150 साल बाद आप यहाँ आ रही हो, तब से कहाँ थी? 150 साल पहले तो और भी आपके मतलब वंशज रहे होंगे, तो वो लोग कहाँ थे, आप कहाँ थी? 2021 में सिंगल जज की बेंच ने उसको ये कह के खारिज कर दिया था। तो 2021 से अब तक 2.5-3 साल के बाद फिर से उन्होंने एक अपील की, फिर से एक प्ली डाली और फिर से जो डबल जज की बेंच है उन्होंने ये कह के मना कर दिया कि अब अपील करने में आपने देर कर दी, 2.5 साल लगा दिए, और उन्होंने भी कैंसिल कर दी। तो इस सब पर हम चर्चा करेंगे, न्यूज़ क्या है, क्यों चर्चा में है, और उसके बाद लाल किले का हम इतिहास देखेंगे, इतिहास में हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंस इसकी बनी, और आते आते पहले दिल्ली सल्तनत में, फिर मुग़ल पीरियड में, उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनके टाइम में, और अब भारत सरकार में, जब भारत हम आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद इसकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये खबर है, लाल किला हमारा है, कब्जा या मुआवजा दिलाइए। या तो वो बोल रही हैं कि कब्जा हमें दीजिए या इसका पैसा या मुआवजा हमें दीजिए। दिल्ली हाई कोर्ट में बोली थी अंतिम मुग़ल बादशाह की बहू सुल्ताना, ये इन्होंने कहा था। तो हाई कोर्ट ने इसमें क्या कहा है कि अपील 2.5 साल की देरी से की जा रही है, 2.5 साल से भी ज़्यादा देरी से आपने अपील की है, इस वजह से हम इसको खारिज कर रहे हैं। हालांकि सुल्ताना बेगम ने बताया कि वो अपनी ख़राब सेहत और बेटी के निधन के कारण अपील नहीं कर पाई थी, लेकिन कोर्ट ने ये दलील नहीं मानी है। उन्होंने बोला था मेरी बेटी का डेथ हो गई थी और टाइम नहीं था, इस वजह से उसने। तो अभी हम इस सब पे चर्चा करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ। अनअकैडमी आपके लिए 50% ऑफ लेके आया है सभी कोर्सेज पर। जैसे अगर आप 18 महीने का कोर्स खरीदेंगे तो आपको 9 महीने का पेमेंट करना पड़ेगा, और 9 महीने का उस पर एक्सटेंशन मिल जाएगा फ्री। 24 महीने का कोर्स खरीदेंगे तो 12 महीने का पेमेंट करना पड़ेगा और 12 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 36 महीने का खरीदेंगे तो 18 महीने का पे करना पड़ेगा। बाकी इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं डिटेल के लिए। खास बात इसकी है कि अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि अनअकैडमी आपको अनलिमिटेड एक्सेस देता है, कोई एक बैच नहीं देता है। बाकी ये बैच चल रहे हैं 2026 के लिए आरंभ बैच है, 27 के लिए आगाज इंग्लिश में, और इंग्लिश में इग्नाइट बैच है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, सारा कॉम्प्रीहेंसिव जो सिलेबस आपको कवर होगा, 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी। अगर आपको ऑप्शनल ज्वाइन करना है तो 9 दिसंबर, 14 दिसंबर, 16, 20 और 26 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रो, PSIR और सोशोलॉजी के ये ऑप्शनल बैच हैं। इनमें भी आपको मेंटरशिप के साथ साथ बाकी सारा सिलेबस कवर होगा। ये लाल किले की पिक्चर सब जानते हैं, हमारे लिए प्राइड का यानी कि प्राउड मूवमेंट होता है जब 15 अगस्त को हमारे जो प्रधानमंत्री यहाँ से झंडा फहराते हैं। तो ये हमारा सिंबल बन गया है, देश की आज़ादी का भी सिंबल बन गया। कैसे बना, हम सारी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसका बैकग्राउंड देखेंगे। ये हमारी आज़ादी का भी सिंबल बना, ये हमारी डिग्निटी, हमारी इंटीग्रिटी, सबका ये हमारा सिंबल बन गया। कैसे बना था वो हम देखेंगे। तो ये आप जब देख रहे हैं, अगर आप कभी लाल किला जाएंगे तो यहाँ से एंट्री गेट है, और ये एंट्री गेट वाला जो एरिया है ये लाहौरी गेट कहलाता है। इसके 2 गेट हैं, लाल किले के 2 गेट हैं, एक तो दिल्ली गेट कहलाता है, एक लाहौरी गेट कहलाता है। तो जो मेन जो एंट्री एरिया है, यहाँ से इसके अगर पीछे से हम देखेंगे तो यहाँ से एंट्री होती है, तो ये लाहौरी गेट है। लाहौरी क्यों इसका नाम पड़ा था? जो अहमद लाहौरी थे एक, जिसने इसका आर्किटेक्ट बनाया था, अहमद लाहौरी, जिन्होंने इसका आर्किटेक्ट बनाया था, तो इसलिए इसका नाम जो है लाहौरी के नाम पे। एक दिल्ली गेट है वो पीछे की साइड, दूसरी साइड पर मेन जो एंट्री गेट है वो यही है, लाहौरी गेट। तो इस तरह आप इसको देखते रहते होंगे, सबको पता ही है, प्रधानमंत्री यहाँ से भाषण देते हैं, देश को संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड क्या है, पहले तो न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद इसका देखेंगे बैकग्राउंड। तो जो सुल्ताना बेगम है, इन्होंने एक प्ली कह सकते हैं आप, अपील दायर की थी अभी फ़िलहाल, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कह के कि आपने अपील 2.5 साल लेट की है, और इन्होंने दलील भी दी थी लेकिन हाई कोर्ट ने नहीं मानी। लेकिन इसको जो एक तो जस्टिस का नाम आप याद रख लेंगे, जस्टिस तुषार राव और जस्टिस विभू बाखल, तो बाखरू, इन्होंने दोनों ने इसको मतलब देरी कह के
खारिज कर दिया कि आपकी जो प्ली है या अपील है वो देरी से आई थी। सबसे पहले जो केस आया था ये 20 दिसंबर 2021 को आया था। हाई कोर्ट में इन्होंने एक अर्जी दायर की थी कि इसके मालिक हम हैं, जिसको भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है, मतलब इलीगल कब्जा है भारत सरकार का, इसके असल मालिक हम हैं। तो कोर्ट ने कह दिया था कि 150 साल से ज़्यादा हो गए, तब से आप कहाँ थे, इतनी देरी से आप कोर्ट में आ रहे हैं, ये कोई वजह नहीं है। सुल्ताना बेगम को बहादुर शाह जफर द्वितीय का वंश बताते हुए उन्होंने लाल किले की असली मालिकिन बताया था। उन्होंने बोला था कि 1862 के नवंबर में जो बहादुर शाह द्वितीय थे उनकी डेथ हो गई थी 82 साल की उम्र में, और उसके बाद जो है अवैध रूप से कब्जा कर रखा है किसने, भारत सरकार ने। भारत सरकार ने जब ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली तो भारत सरकार ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, असल मालिकिन इसके हम है। तो ये था इसका बैकग्राउंड, मतलब जो इसकी अपील हुई थी उसका बैकग्राउंड। तो अभी हम देखते हैं लाल किले के बारे में। मेन न्यूज़ क्या है, न्यूज़ के एवज में हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ क्या है उस पर थोड़ा सा देखा है, बाकी लाल किले के बारे में पढ़ेंगे। रेड फोर्ट या लाल किला, इसको लाल क्यों कहते हैं? पत्थर का यहाँ जो रंग है वो लाल है, बहुत बड़े पैमाने पर लाल पत्थर का इसमें इस्तेमाल किया गया है, और इसी वजह से इसको लाल किला कहते हैं। इसकी जो योजना है, जो ये किला बनाया गया है, उसके 8 कोण हैं। ओक्टागोनल इसको कह सकते हैं, अष्टकोणीय इसको बोल सकते हैं। इसमें पूरब और पश्चिम में 2 लंबी लंबी भुजाएं भी हैं। मतलब मेन क्या है, लाल पत्थर यूज हुआ है, इस वजह से इसको लाल किला कहते हैं। अष्टकोणीय इसका आकार है, ये ध्यान रखेंगे। और मेन जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन जहां से बन सकता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज इसकी लिस्ट में इसको शामिल किया गया है 2007 में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है 2007 में, 2007 में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब आप नया वाला जो अभी हमारे पास 500 का नोट है, हमारी जो करेंसी है, उस नोट के पीछे अगर देखेंगे तो इसका चिन्ह बना हुआ है, मतलब इसका पिक्चर लगी हुई है लाल किले की। तो लाल किले की पिक्चर 500 रुपये के नोट पे ऐसा सवाल बन जाता है। दूसरा, यूनेस्को की विश्व धरोहर में या हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया 2007 में, ये भी आप रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI इसकी देखरेख करता है। पहले 2003 तक, आप कह सकते हैं 2003 तक, जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए तो 1947 को ब्रिटिशर्स से जिसने इसको अपने जिम्मे लिया था वो तो भारतीय सेना या आर्मी। तो 2003 तक, 1947 से 2003 तक इसको देख रेख करती थी, इस पे कब्जा कह सकते हैं किसका था, हमारी सेना का या आर्मी का कब्जा था। लेकिन 2003 में इन्होंने जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इनको इसका जो जिम्मा है वो सौंप दिया था। तो 1947 से या 1947 को जो कब्जा मिला था ब्रिटिशर्स से, वो भारतीय सेना को मिला था। तो अब इसको ASI देखता है, और वही ASI यहाँ पर गैलरी वगैरह का इंतजाम करता है, जहाँ पर संग्रहालय वगैरह हैं, ऑडियो गाइड हैं, लाइट साउंड शो वगैरह हैं, ये सब कौन, या म्यूजियम वगैरह, ये सब कौन देखता है? अब ASI देखता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखता है। अब हम इसका पहले देखेंगे ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, लाल किला हमारे लिए इतना खास क्यों है। अगर हम शुरू करें 1206 से 1506 तक के टाइम पर, 1206 जब इल्तुतमिश का टाइम था, उसी टाइम से जो दिल्ली थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी दिल्ली सल्तनत, यानी कि तुर्क शासन के लिए, तुर्क शासक के लिए, भारत के लिए। तो दिल्ली उसी टाइम से इन लोगों ने दिल्ली में रहना स्टार्ट कर दिया, वहीं पर सारी चीज़ें हो गई। अगर आप इल्तुतमिश से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को भी देखेंगे तो वो भी यहाँ दिल्ली में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया था। हालांकि उसने नहीं बनाई थी, पर इल्तुतमिश के टाइम पर इसको बना दिया गया था, दिल्ली को खास तौर से। फिर उसके बाद जब हम मुगलों में आते हैं तो बाबर ने भी दिल्ली को पूरे हिंदुस्तान की राजधानी बताया था। तो दिल्ली सल्तनत के पीरियड में इल्तुतमिश से लेके बाद तक के जितने रूलर थे उनके लिए भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस था। फिर उसके बाद बाबर ने खुद कहा है कि दिल्ली जो है पूरे हिंदुस्तान की राजधानी है। उसके बाद जब अकबर का टाइम आया, अकबर ने अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल आगरा ट्रांसफ़र कर दी। आपको पता है आगरा फतेहपुर सीकरी, तो वहाँ पर वो अपनी कैपिटल को ले गया। लेकिन फिर भी दिल्ली की इंपॉर्टेंस इतनी थी कि शाहजहाँ ने 1648 में दिल्ली वापस आया और वहाँ पर शाहजहानाबाद बसाया। शाहजहानाबाद वो एरिया है आज भी जो पुरानी दिल्ली वाला एरिया है। तो आगरा अकबर के द्वारा अपनी राजधानी बनाने के टाइम, लेकिन फिर भी दिल्ली का महत्व कम नहीं हुआ। शाहजहाँ बाद में फिर वापस दिल्ली आ गया और उसने शाहजहानाबाद बसाया, और ये वही शाहजहानाबाद है जो आजकल की पुरानी दिल्ली है। शाहजहाँ को ही माना जाता है, शाहजहाँ ने ही लाल किले की नींव रखी थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, लाल किले के बारे में आपको पता होनी चाहिए। फिर बाद में क्या हुआ, जब
औरंगजेब के बाद औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो औरंगजेब के बाद जो रूलर थे, मुगल रूलर, वो उतने अच्छे नहीं थे, वो उतने ताकतवर नहीं थे, वो उतने मतलब कह सकते हैं कि शासन प्रशासन को चलाने में सक्षम नहीं थे, वो सब अय्याशियों में डूब गए थे। तो अय्याशियों में डूबने के बाद भी इतने लंबे टाइम से 1206 से दिल्ली का महत्व पूरे देश की जनता में बन गया था। तो दिल्ली अपने आप में एक रुतबा रखती थी। तो जो लोग थे भारत के, वो आज भी दिल्ली को अपनी राजधानी के तौर पे देखते थे, अपने प्राइड के तौर पे देखते थे। तो अब जो है सिंबॉलिक महत्व हो गया था, इसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस हो गई थी, लेकिन बनी हुई अभी भी थी। जो दिल्ली के सुल्तान थे, मुगल सुल्तान, वो ख़त्म हो गए थे, उनके बीच में उनके पास कुछ नहीं बचा था। तो अब 18वीं सदी आते आते जो मुगल सम्राट थे, अधिकांश क्षेत्र और शक्तियाँ उन्होंने खो दी, लेकिन समाज के कुछ वर्ग आज भी उनको प्रतीक के रूप में मानते थे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन सा था? 1857 की क्रांति, 1857 का विद्रोह। 1857 का जब विद्रोह हुआ, भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद जब वो विद्रोह करके जो सैनिक थे, मेरठ से दिल्ली की ओर कूच किए, वो कहीं और भी जा सकते थे, या मेरठ में भी गढ़ बना सकते थे और किसी और जगह भी जा सकते थे, लेकिन वो कहाँ गए? 1857 का विद्रोह करके अगले दिन सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए और उन्होंने जाके किसका गेट खटखटाया? लाल किले का। और लाल किले में कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि बहादुर शाह जफर। और उन्होंने सिंबॉलिक सरदार अपना घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया उनको कि आप देश के सम्राट हैं, आप शासन चलाएंगे। वो अलग बात है, 1857 की क्रांति को दबा दिया गया, लेकिन उनका जो सिंबॉलिक सरदार या सिंबॉलिक सम्राट था, वो कौन बना? बहादुर शाह जफर। इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि 1206 से या उसके बाद मुगलों के बाद भी 1857 तक जब हम क्रांति कर रहे हैं, जब हम अंग्रेजों को भगा रहे हैं, अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, तो जनता के दिल में आज भी सम्राट की रिस्पेक्ट थी और लोग वहां पर वो गए और उन्होंने उनको बोला कि देश के आप सम्राट बनिए, देश का जो कार्यभार है वो वापस संभालिए। वो संभाल नहीं पाए, उम्र ज़्यादा थी, लेकिन वो अलग मसला है। पर भरोसा जिस पे हमें होगा उसी को तो हम जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो इसीलिए उन पे 1857 तक भी मुगल बादशाहों पर भरोसा था। जो ब्रिटिश शाही आ गई, जब 1857 की क्रांति को दबा दिया गया, उस विद्रोह को दबा दिया गया, तो इन लोगों ने देख लिया कि जो मुगल बादशाह है उसको आप लोगों के दिलों से निकाल नहीं पाए हैं। तो इन लोगों ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया, एक तो मुगल बादशाहों को ख़त्म करो। उसी टाइम 1857 की क्रांति को दबाने के बाद इन्होंने इनको रंगून निर्वासित कर दिया, जो बहादुर शाह जफर थे, इनकी बाद में डेथ हो गई थी। और इनके जो बेटे थे उनके सर काट काट के इनके सामने पेश कर दिए थे, थालियों में सजाकर। वो सब कहानी अलग है। मेन क्या है, इन्होंने सबसे ज़्यादा चोट करी मुगल बादशाहों पर, और मुगल जो उनके स्ट्रक्चर बने हुए थे। तो इनको पता लग गया कि लाल किला, क्योंकि जो सैनिक थे विद्रोह करके लाल किले की साइड गए थे, कि लाल किले को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और मुगल बादशाहों की जो पहचान है उसको मिटाना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने दोनों को ख़त्म कर दिया। जब दिल्ली पर ब्रिटिश कब्जा हो गया 1857 क्रांति के बाद, तो इन्होंने शाहजहानाबाद, जो पुरानी दिल्ली थी, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और जो आप देखेंगे आज का लाल किला, वो असल लाल किला नहीं है, मतलब अंदर की बहुत सारी स्ट्रक्चर इन्होंने बर्बाद कर दी, तोड़ दी। बहुत लगभग 60% तक इन्होंने तोड़ दिया और अपनी स्ट्रक्चर वहाँ पे बना दी। आप जब लाल किले के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अंग्रेजों की बनाई हुई हैं अपनी अंदर में, तो वो सारी चीज़ें ध्वस्त कर दी और उसको अपनी छाप छोड़ दी उन्होंने, मुगलों की छाप ख़त्म कर दी। लाल किले को तो इन्होंने छोड़ दिया, बाकी जो अंदर की भव्यता थी उसको इन्होंने छीन लिया, अपनी कलाकृतियां ला दी, सब कुछ लूट के ले गए, आंतरिक संरचनाओं को चेंज कर दिया, ब्रिटिश इमारतों में उसको बदल दिया। जो मुगल इमारतें थी अंदर की, वो बदल के इन्होंने चेंज कर दी अपनी ब्रिटिश इमारतों में। इस परिवर्तन ने लाल किले पर ब्रिटिश शाही अधिकार की अमिट छाप छोड़ दी, क्योंकि इन्होंने ये भांप लिया था, ये जान लिया था कि लाल किले को ख़त्म करना मतलब मुगल बादशाहत को ख़त्म करना है। तो मुगल बादशाहत को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, लाल किले को भी ख़त्म कर दिया, उसको ख़त्म करके झंडा लगा दिया किसका? ब्रिटिश का। अब इससे इनको डिसाइड हो गया कि अब हम इसके मालिक हैं। तो इसी तरह से जब इंडियन गवर्नमेंट थी 1947 की, जब हम देख रहे होते हुए, जब वहाँ दिल्ली सल्तनत का शासन था, फिर मुगलों का आया, फिर ब्रिटिशर्स आए, तो उसी लाल किले पर अपना झंडा या अपनी जो है मालिकात कह सकते हैं, मिल्कियत वहाँ पर जमा रहे। तो ये एक प्रतीक बन गया था कि भारत का शासन अगर मुगलों के पास है तो उनके पास वो होना चाहिए लाल किला, अगर ब्रिटिशर्स के पास है तो लाल किले पर कब्जा होना चाहिए। तो लाल किला एक प्रतीक बन गया, एक सिंबल बन गया भारत पर शासन का, रूल का। तो इसीलिए जब ब्रिटिशर्स से भारत सरकार को या भारत के हाथ में ये शासन आया, तो उनको भी क्या मिला? उनको भी करना पड़ा क्या? कि वहाँ पर हमारा तिरंगा लहराएगा, अब ब्रिटिशर्स का झंडा हटेगा, हमारा लहराएगा। तो प्रतीकात्मक अधिकार का उपयोग होने लग गया। अंग्रेजों ने दिल्ली की प्रतीकात्मक शक्ति को पहचान लिया, इनको पता था दिल्ली की
जो जनता है भारत की, दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, या कह सकते हैं बहुत इमोशनल है। तो अब इन्होंने पूरी तरह से सिंबॉलिक रूप से दिल्ली को या लाल किले को अपने कब्जे में लिया और 1911 में एक दरबार लगाया वहाँ पर। इनकी जो राजधानी थी, आपको पता है अंग्रेज पहले कहाँ थे, पश्चिम बंगाल में, तो इन्होंने अपना जो गढ़ बना रखा था वो कलकत्ता को बना रखा था। तो भारत की राजधानी इन्होंने कलकत्ता से 1911 में दिल्ली ट्रांसफ़र कर ली। तो लोगों के मन में बैठाने के लिए कि अब हम आप पे कब्जा कर चुके हैं, तो ये इन्होंने उसको मजबूत कर लिया, कुछ समारोह वगैरह करे और दिल्ली दरबार लगाया। अपनी राजधानी इन्होंने भारत की जो अपनी राजधानी थी इन्होंने भारत में, वो दिल्ली स्थानांतरित कर दी और नए शहर का इन्होंने अपने हिसाब से निर्माण कराया। जो मुगलों के मतलब कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर था, उसको इन्होंने ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया और अपनी तरह के इन्होंने घर बनाए या अपनी तरह के वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई। अब लाल किला कैसे भारतीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का स्थल बन गया? इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, कैसे बना आपको पता है? मुगलों ने वहाँ पे कब्जा किया, वो भी कब्जा कर रहे थे, या ये इन्होंने कब्जा किया, तो एक वो सिंबल बन गया था कि अगर भारत पे आप शासन कर रहे हैं तो आप कहाँ पर होंगे? लाल किले पर। तो इसी वजह से हमारी भी एक सिंबल अगर हम कहीं और ले जाते तो शायद उतना अच्छा ना लगता। सपोज करो कोई पहाड़ी है, चोटी भारत की है कश्मीर में, उस पर पाकिस्तान कब्जा कर ले और बाद में हम उससे छीने, तो हम क्या करेंगे? उसी चोटी पर अपना झंडा लहराएंगे, तभी तो हम कहलाएंगे कि हाँ हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये एक सिंबल बन जाता है किसी जगह पर। तो इसी तरह से क्या हो गया था, लाल किला भी सिंबल बन गया इस चीज़ का कि अब हम भारत का रूल हमारे हाथ में है। तो भारत की जब आज़ादी हुई तो पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भी अपना निर्णय लिया कि जो हम अपना राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, हम कहाँ फहराएंगे? लाल किले पर फहराएंगे। तो इन्होंने इसी वजह से डिसीजन लिया था कि अब अंग्रेज़ों को हमने निकाल दिया, अब सत्ता हमारे हाथ में आ गई है, अब तिरंगा हम लाल किले पर, अब लाल किले पर तिरंगा हमारा होगा। 15 अगस्त 1947 को प्रिंसेस पार्क है वहाँ पर इन्होंने तिरंगा फहराया जवाहरलाल नेहरू ने। और उसके बाद 16 अगस्त 1947 को अगले दिन इन्होंने लाल किले में ऐतिहासिक भाषण दिया था, उसका नाम था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया था प्रिंसेस पार्क में जवाहरलाल नेहरू ने। 16 अगस्त को अपना भाषण, अपना लेक्चर दिया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत कम आपको मिलेंगी, तो इसको ध्यान रख लेना। अब फिर जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था उसको हटाकर हमारी सत्ता हमारे पास वापस आई थी, इसका ये सिंबल बन गया लाल किला। और उस पर जो हमारी संप्रभुता है, भारत की पहचान है, उस पर जोर देने के लिए एक प्रतीक बन गया था कि अब हमारे पास लाल किला है, उस पर हमारे पास हमारा जो है झंडा होना चाहिए। हर साल जो है तब से ये एक तरह से प्रथा बन गई हमारी। 15 अगस्त 1947 से लेके आज तक ये हमारी प्रथा बन गई है कि लाल किले पर भारत का जो प्रधानमंत्री है वो तिरंगा फहराता है और देश को संबोधित करता है। जैसे वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था, देश को संबोधित किया था, उसी तरह से एक वो क्या बन गया, चलन बन गया है, एक प्रथा बन गई है भारत की कि हम हर साल यहाँ से हमारा प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और उसके बाद देश को संबोधित करते हैं। और ये भारत का जो स्वतंत्रता दिवस समारोह है उसका एक हिस्सा बन गई और अभिन्न अंग बन गई, पहचान बन गई एक। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी पहचान बन जाती ना। तो इस तरह से ये हिस्ट्री थी लाल किले की, कैसे लाल किला हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है और इस पर कैसे किसी ने केस किया, और वो कैसे कैसे क्या क्या केस है उतना ज़रूरी नहीं था केस क्या है, मेन था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो इस पर सवाल भी बन सकता है, आप एक बार इसको देख लेंगे। कला, संस्कृति और वास्तुकला के संदर्भ में भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। क्या क्या योगदान किया है मुगल साम्राज्य ने? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, इसीलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपके सामने इसको लेके आया हूँ। तो आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, लाल किले के बारे में क्या राय है, हमारा जो प्राइड है ये लाल किला, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।